हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं कशिश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले कर्म चैप्टर एनसीईआरटी 6 to 12 की बुक, ऑडियो बुक, हिस्ट्री की ऑडियो बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि है प्राचीन भारत की सोच। चलिए बिना देरी के आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को स्रोत। स्रोत का मतलब होता है किसी भी चीज को जानने के लिए हमें जो भी चीजें मिलती हैं, हम उनको स्रोत बोलते हैं। भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास काफी तरीके के स्रोत होते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। वैसे ही भारतीय इतिहास के जानने के लिए स्रोतों को तीन मुख्य भागों में बांटा गया: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करें। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? जो कि कला, मूर्ति कला, यानी कि जो लिखित चीजें नहीं होती, कुछ अवशेष मिलते हैं वहां पे, कुछ सिक्के मिल गए, कुछ मोहरे मन के, या कोई भी ऐसी चीज जो लिखित नहीं हो, इसके साक्ष्य सबूत मौजूद हो जो हमारे सामने साक्ष्य, उसको पुरातात्विक कहा जाता है। भारत के अतीत के शुरुआत कई हजार कल हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे जो स्थापत्य अवशेष और दैनिक जीवन की छोड़ी है, उनसे हमें तिथि मालूम, यानी कि भारत के अतीत की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मिलती है जो हमारे पुरातत्व के द्वारा छोड़ी गई हैं। इसके द्वारा हम भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अगर हम स्थापत्य अवशेष की बात करें, यानी कि कला की बात करें, तो उसके अंदर ये सारी चीजें शामिल है। जैसे कि हमें स्मारक और भवन देखने को मिलता है, सिक्के मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, पत्थर और धातु के औजार, प्रतिमाएं, मूर्तियां, ये सभी हमारे पुरातात्विक अवशेष हैं। ये सारे तो ये सब क्या है? ये हमें प्राचीन समय के मिलते हैं, जिससे हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अधिक रूप से जान सकते हैं। कभी कभी ये चीजें ऐसी मिल जाती है, कभी कभी इन्हें धरती से खुद कर निकालना पड़ता है। ये समझ ऐतिहासिक खजाने के खोज निकालने के खेल के शुरुआत, यानी कि ये एक, जैसे हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं ना कि जमीन में खुद तो खजाना मिलेगा, तो उसी तरीके से ये कहानी उसी की तरह लगती है कि जमीन में गड्ढा खोलेंगे तो हमें उस ऐतिहासिक खजाना मिलेगा। पुरातत्व विज्ञान की सामग्री से हमें जानकारी मिलती है कि हजारों साल पहले भारत के स्त्री पुरुषों का जीवन, यानी कि जब हम पुरातत्व विज्ञान के बारे में की कोई सामग्री मिलती है, तो इससे हमें वहाँ के प्राचीन समय में जो स्त्री पुरुष थे उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन का पुरातात्विक विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन करते हैं ना, उनको पुरातात्विक विज्ञान कहते हैं। प्राचीन काल में मानव जीवन को हम आदिम अवस्था वाला जीवन कहते हैं, क्योंकि लोग अपनी आजीविका के लिए ज्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहते थे, न वे भोजन पकाते थे। यानी कि प्राचीन समय में क्या होता था, लोगों की जो आजीविका थी मुख्य रूप से प्रकृति पर होती थी। यानी कि भोजन नहीं पकाते थे, कपड़े नहीं सिलते थे, न घर में रहते थे, अनाज और सब्जियां नहीं पाते थे। पेड़ों और पौधों से जो भी प्राप्त होता था वे उसी पर अपना गुजारा करते थे। और पशुओं को पानी की बजाय उनका शिकार करते थे, इसलिए हम उनको खाद्य संग्रह कहा जाता। यानी कि वो लोग पशुओं को शिकार करते थे, इसलिए उनको खाद्य संग्रह कहा जाता। यानी कि प्राचीन समय में, सब अगर बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता से पहले की बात करें, तमिल पाषाण काल की, तो उनमें क्या करते थे लोग? भोजन नहीं पकाते थे, कपड़े नहीं होते थे, घर नहीं होते थे, उनको अनाज सब्जी उगाने का इतना ज्ञान नहीं था, है ना, वो नहीं करते थे। केवल पेड़ पौधों पर निर्भर थे, प्रकृति पर जो भी उन्हें मिलता था वही खाते थे, पशुओं को पालते नहीं थे, उनका शिकार करते थे, इसलिए उनको क्या कहते थे? खाद्य संग्रह। 1920 के दशक में आमतौर पर यह माना जाता था कि भारतीय सभ्यता लगभग छठी शताब्दी से पूर्व, यानी कि 1920 के दशक तक यह माना जाता था कि भारतीय सभ्यता छठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1920 के बाद मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा जैसे क्षेत्रों की खुदाई हुई, जिसमें जिससे ये पता चला कि भारतीय की जो सभ्यता है वो लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व पुरानी है। प्रागैतिहासिक काल की वस्तुएं मिली उसके बाद, जहां से मानवीय क्रियाकलाप, जहां से ये पता चला कि हड़प्पा से भी पुरानी भारत की सभ्यता है, अर्थात भारत की सभ्यता 20 लाख वर्ष पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को भारतीय इतिहास का अंधा युग कहा जाता है। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के जो भारत का इतिहास है उसको अंधकार काल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल के बारे में हमें कुछ अधिक जानकारी नहीं मिली है। तात्विक अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खुदाई, यानी कि पुरातत्व की खुदाई। 1950 के दशक में काले और लाल रंग के बर्तन, चित्रित भूषण बर्तन वाली संस्कृतियां, यानी कि 1950 के दशक के हमें कुछ काले और लाल रंग के बर्तन मिले हैं, चित्रित भूषण बर्तन मिले हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वहां पर मारवाड़ और जोड़वे जैसी संस्कृतियां थी।
पुरातात्विक खोजों से कालक्रम संबंधी अंतरालों को नहीं बल्कि भौगोलिक अंतरालों को, यानी कि इनसे हमें उनका कालक्रम भी पता चलती है, लेकिन भौगोलिक अंतराल भी पता चलते हैं। पुरातात्विक खोजों से हमें यह ज्ञात होता है कि भारतीयों ने आज के पर पहले भेड़ बकरियों को पालतू बनाया था और खेती की शुरुआत भी 8,000 पूर्व ही हुई। पुरातात्विक खोजों से हमें यह ज्ञात होता है कि ये वही लाइन रिपीट हो गई है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्तों का जंगली पूर्वज माना जाता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जिस पालतू जानवर था वो कुत्ते को बनाया गया था। उत्तर पश्चिम के शिलमा चित्तर की जो पहाड़ियां थी, इनमें लगभग 8,000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को अचानक काम किया, यानी कि सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? जौ और गेहूं। इसके अलावा लगभग 1600 ईसा पूर्व में लोहे का नियमित रूप से इस्तेमाल होता है, यानी कि 8,000 ईसा पूर्व में भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया, लेकिन सबसे पहले जो पालतू जानवर था कुत्ता था। और फिर सबसे पहले जौ और गेहूं जैसी फसलें उगाई गई और लोहे का नियमित इस्तेमाल भी 1600 ईसा पूर्व में ही हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें उत्खनन। पश्चिम उत्तर भारत के विभिन्न पुरातत्व पर उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, यानी कि जब हम खुदाई करते हैं तो हमें कुछ ऐसे स्थल मिलते हैं जिनसे इनके नगरों का पता चलता है, और यह पता चलता है कि इन स्थलों की स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। नगरों की स्थापना पूरा पूरा स्थल उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तु, यानी कि कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतें, इन सारी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, तो उसको पुरास्थल कहा जाता है। यानी कि पुरातात्विक चीजें जहाँ से मिलती हैं उस जगह को पुरातात्विक स्थल का नाम दिया जाता है। पुरातत्व स्थलों से हमें क्या क्या अवशेष मिलते हैं? तो पुरातत्व स्थलों से हमें मिलते हैं औजार, बर्तन और इमारत। पुरातत्व स्थलों से मिली ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में भी उन्हें ही होनी छोड़ी, यानी कि पुरातत्व स्थलों से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिली थी जिसको लोग अपने काम के लिए यूज करते थे और बाद में उन्हें वहीं पर छोड़ गए थे। ऐसी वस्तुएं जो थी वो कभी कभी जमीन की, कभी कभी समुद्र और कभी कभी जमीन के ऊपर अंदर समुद्र और नदी के तल में भी ऐसी वस्तुएं मिलती है, यानी कि पुरातत्व की वस्तुओं की भी खुदाई जो दौरान ही कभी कभी जमीन के ऊपर, समुद्र और नदी के तल में भी मिलती है। इस प्रकार जब हम खुदाई करते हैं, खनन करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में हमें जानकारी उत्खनन से मिलती है। उस समय के लोग पुरातत्व खुदाई से हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग किस प्रकार से रहते थे। प्राचीन समय में उनका ढांचा किस प्रकार का था। खुदाई से हमें बहुत बड़ी संख्या में पत्थर, धातुएं, पक्की मिट्टी की आकृतियां मिली है, जो कि उस समय की कला के बारे में बताती है। उस समय में धातु वगैरह थी तो लोगों को ये सब पता चलता है कि लोग कौन सी धातु का प्रयोग करते थे, है ना, किस प्रकार से कला थी लोगों की। पक्की मिट्टी मिली है तो पूरे देश में गुप्त काल से लेकर वर्तमान तक के मंदिर और मूर्तियां पाई जाती हैं, यानी कि गुप्त काल से लेकर आज के समय तक के सारे मंदिर और मूर्तियां पूरे देश में ही हमें मिलती है। केवल ऐसा नहीं कि कहीं एक ही जगह पर होती है। और इन मंदिरों से क्या पता चलता है? इन मंदिरों से भारतीयों के स्थापत्य और उनकी कला और उनके इतिहास की जानकारी मिलती है। चट्टानों को बाहर से काटकर कुछ प्रमुख विशाल मंदिर बनाए गए थे, जैसे कि एलोरा का कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम का रथ मंदिर, यानी कि ये कुछ ऐसे मंदिर है जो पहाड़ों को, चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। ये बहुत ज्यादा विशाल मंदिर, यानी कि उस समय में मंदिर जो थे पहाड़ों, चट्टानों काटकर बनाए जाते थे, जिसमें दो प्रमुख मंदिर का नाम आता उन्होंने पश्चिमी भारत की पहाड़ियों में बड़ी बड़ी गुफाएं खोदी, चैत्य और विहार बनाए गए थे। पश्चिमी भारत की जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी वहां पर गुफाओं को खोदा जाता था, वहां पर चैत्य और विहार जैसी चीजें बनाई। पुरातात्विक उत्खननों ने बहुत काल के कुछ प्रमुख नगर, प्राचीन उत्खननों के दौरान बहुत काल के कुछ प्रमुख नगर जैसे वो सामने आए थे, तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, वैशाली, बोध गया। ये सभी पुरातात्विक स्थल जो है खुदाई के दौरान सामने आए थे। कहा जाता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध तक्षशिला के अलावा इनमें से बाकी सभी स्थानों पर गए थे, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो भी स्थल मिले बुद्ध इन सभी पर गए थे, केवल तक्षशिला पर ही नहीं गए थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले कि वहां पर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके
जो शव होता था, बॉडी होती थी, उसका औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, ये सभी चीजें कब्र में गाड़ी जाती थी। फिर इसकी तरह घेरा बनाया जाता था, उसमें बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर व्यक्ति के साथ कुछ चीज दफनाई जाती है, जिनको महापाषाण यानी कि मेगालिथ कहते थे। हालांकि सभी मशमाशी में मेगालिथ नहीं होते। खुदाई के साथ पता चलता है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग जो थे, उनका जीवन किस प्रकार से बिताते थे वो। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों को क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता था। प्राचीन काल से लोग, यानी कि पुराने टीलों का उनके क्रम के अनुसार विधिवत खुदाई की जाती थी। इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोगों के भौतिक जीवन कैसा था। जैसे कि पुरातात्विक आर्कियोलॉजी क्या, पुरातात्विक आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तर से विधिवत उत्खनन। टीला क्या होता है? टीला जो होता है ना, टीला धरती के सतह से उभरे हुए भाग को कहते हैं, जिसके नीचे पुरानी वस्तुओं के अवशेष रहते हैं। यानी कि धरती की सतह के नीचे एक भाग होता है जो कि थोड़ा उभरा हुआ होता है, जहाँ से पुरानी वस्तु के अवशेष में मिलते हैं, उसको टीला कहा जाता है। टीले कई प्रकार के होते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक, बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रण रूप में मिश्रण के होते हैं, अर्थात पेटेंट ग्रे वेयर होते हैं। पीजीडब्ल्यू वाले टीले होते हैं, संस्कृति के द्योतक होते हैं। कुछ सातवान संस्कृति में भी टीले होते हैं, कुछ कुषाण संस्कृति के होते हैं। यानी कि टीले जो अलग अलग संस्कृति के और अलग तरीके के होते हैं। जो मुख्य सांस्कृतिक टीले होते हैं, उनमें एक संस्कृति की महत्वता होती है। बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती है, जो कि कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती है। यानी कि जो सांस्कृतिक टीले होते हैं, उनमें किसी संस्कृति के महत्व के बारे में पता चलता है। और कई टीले ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी संस्कृति का पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि सारी संगति एक दूसरे के साथ कैसी थी। टीलों की खुदाई दो तरीके से की जाती है, अनुलंब और क्षैतिज। अनुलंब उत्खनन का अर्थ होता है सीधी और बड़ी लंब खड़ी लंबों की खुदाई करना। यानी कि जो टीले होते थे, उनकी खुदाई दो तरीके से होती है। सबसे पहले अनुलंब होती थी। अनुलंब का मतलब होता है ना, बिल्कुल सीधे तरीके से खड़ी खड़ी खुदाई करना। इसके अंतर्गत क्या होता था? विभिन्न संस्कृति का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत बहुत सारी संस्कृति का कार्यक्रम ज्ञात होता था, यानी कि उनका टाइम पीरियड। ये सामान्यतः स्थल के कुछ मात्रा में सीमित रहता था। हालांकि यह हर जगह पर नहीं होता था, केवल कुछ ही जगहों पर ऐसा उत्खनन हो सकता था। क्षैतिज उत्खनन दूसरा होता है क्षैतिज उत्खनन। इसका अर्थ होता है सारे टीले की उसके बृहद भाग की खुदाई। यानी कि जो हमें टीले मिले, उनका उसकी पूर्ण रूप से खुदाई, केवल सीधी सीधी ना हो। उसमें क्या होता है बनवाने में? अनुलंब में क्या होता है ना, अनुलंब में ये होता था, जैसे ये टीला है, ठीक है, इसके सिर्फ इस हिस्से की एकदम सीधी 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 ऐसे करके खुदाई की गई है, अनुलंब हो गई। और क्षैतिज में क्या होता है? देखो, क्षैतिज में ये होता है कि ये एक टीला है, ये टीला है। इसमें अंदर इसकी यानी कि पूरे टीले की खुदाई की जाएगी। यहाँ से करो, यहाँ से करो, कहीं से भी करो, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसके अंदर पूरे टीले की खुदाई हो। और उसके कारण की विशेष संस्कृति, यहाँ से कोई विशेष संस्कृति मिलती है। क्षैतिज उत्खनन जो होता है ना, वो थोड़ा खर्चीला होता है, जिसके कारण इसे बहुत कम किया जाता है। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप, यानी कि खुदाई और खोज के माध्यम से हमें भौतिक अवशेषों को विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण की विधि से ये पता लगाया जाता है, यानी कि रेडियो कार्बन विधि है, जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कोई भी चीज जो मिली है वो किस समय की, किस टाइम पीरियड की, इसका कार्यक्रम क्या। पौधों के अवशेषों का परीक्षण करने के लिए पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति के इतिहास का पता चलता है। यानी कि जब हम पौधों के जो अवशेष मिले उसका परीक्षण करते हैं, पराग के द्वारा इनका विश्लेषण होता है, तो इससे वहां की जलवायु वनस्पति के इतिहास का भी ज्ञात होता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का जो प्रचलन था वो लगभग 7,000-6,000 ईसा पूर्व में हुआ। यानी कि जब हमें वहां की जलवायु वनस्पति के बारे में पता चला है, तो इस समय कह सकते हैं कि राजस्थान में जो खेती है वो 6,000 और 7,000 ईसा पूर्व पुरानी है।
धातु के शिल्प वस्तु की प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। उसके परिणाम से पता चलता है कि वे स्थान कहाँ थे। यानी कि धातु, कोई भी धातु मिलते हैं, चाहे वो तांबा हो, टीन हो, कांसा हो, कुछ भी धातु है, उससे हमें वहाँ की शिल्प कला के बारे में पता चलता है। और उसका जब हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि जो धातु है वो कहाँ की है और किस जगह से ये प्राप्त हुई है। और इससे पता चलता है कि लोग धातु के विकास किस तरीके से कर चुके थे, यानी कि पहले कौन सी धातु थी, फिर कौन सी धातु थी, किस तरीके से इसका विकास हुआ, उसके बारे में पता चलता है। पशुओं की हड्डी का परीक्षण जब किया जाता है तो उनकी पहचान की जाती है। इससे पता चलता है कि वो पालतू है या जंगली है, और उनमें तरह तरह के उनसे क्या क्या काम करवाया जाता था जब उनकी हड्डियों का परीक्षण करते हैं। प्रागैतिहासिक के क्षेत्र में उत्खनन, इन अनुसंधानों से पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानवीय गतिविधियां 20 लाख वर्ष, यानी कि जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, जब उसका अनुसंधान होता है तो यह ज्ञात होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव के द्वारा की गई गतिविधियां हैं, ये 20 लाख पहले ही शुरू हो चुकी थी। पुरातात्विक खोजें हमें यह बताती है कि भारत में शैल चित्रकला की परंपरा 12,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। यानी कि जब हम पुरातात्विक खोजें करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि भारत के अंदर जो चित्रकला की परंपरा है, यह बिल्कुल नहीं है, ये कम से कम 12,000 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिक्के, यानी कि पुरातात्विक स्रोत के अंदर सिक्के भी आ जाता है, जो कि हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। क्योंकि प्राचीन समय पर जो राजा महाराजा होते थे या नगरों या व्यापारियों के द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए जाते थे। कई कई जगहों पर राजा यहाँ पर अपना नाम लिखवाते थे, अपनी उपाधियां लिखवाते थे। कई जगहों पर व्यापारियों के द्वारा की जाती है कुछ अन्य चीजें, जिससे मूर्ति वगैरह या कुछ चित्र हो गए तो उसके ऊपर बनवाते थे। इस सिक्कों के द्वारा भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सिक्के भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए एक दूसरा प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि सिक्के अधिकतर एक साथ, क्योंकि सिक्के जहाँ से भी मिलते हैं ना, वो एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। जो खेतों को खोदते समय, जब हम खेतों की खुदाई करते हैं या भवनों और सड़कों आदि के निर्माण के हेतु नींव की खुदाई के समय पाए जाते हैं। यानी कि सिक्के जो है वो ज्यादातर कैसे पाए जाते हैं, या तो कोई खेत को खोद रहा होता है या कोई भवन या सड़क का निर्माण हो रहा होता है, उस समय में ज्यादातर सिक्के मिलते हैं। अनेक सिक्के और अभिलेख हमें धरातल पर ही मिले, बहुत सारे सिक्के और अभिलेख जो है वो हमें जमीन पर ही मिले हैं। और कुछ अधिकांश सिक्के जो है वो जमीन को खोद कर निकाले गए हैं। सिक्कों का अध्ययन जो व्यक्ति करता है, यानी कि इतिहास के अंदर भी ना कई प्रकार के व्यक्ति हैं। जैसे जो वनस्पति का, उसको वनस्पति शास्त्र बोलते हैं, पुरातात्विक अलग होते हैं। हर चीज का तो अध्ययन करने वाले को अलग नाम दिया जाता है। इसी प्रकार से जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं उनको मुद्रा शास्त्र, यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों का अध्ययन करते हैं उनको मुद्रा शास्त्र और न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। जैसे आज हम देखते हैं कि कागज की मुद्राएं प्राचीन समय में ऐसी नहीं थी, वहां पर किसी धातु की मुद्रा होती थी जिसको सिक्का कहा जाता था। उसका प्रचलन, जैसे कि पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के होते थे, लेकिन आज क्या के सिक्के होते हैं, कागज के होते हैं ना। नोट जो होते हैं आजकल तो कागज के नोट चलने लगे, सिक्के तो बहुत कम है। सिक्कों की ढलाई सांचे में की जाती थी, यानी कि सिक्कों को एक सांचे में ढाला जाता था। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों से सांचे, बहुत सारे सिक्के ऐसे मिले हैं जो पकी हुई मिट्टी के बने हैं। बहुत सारी पकी हुई मिट्टी के हमें सिक्कों के सांचे मिले। अधिकांश सांचे जो है, अधिकांश जो हमें सांचे मिले सिक्के बनाने के कुषाण काल के मिले। पक्की मिट्टी के सिक्के बनाने के सांचे मिले हैं। अधिकांश सांचे जो है किस टाइम पीरियड के, कुषाण काल के। ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। गुप्तोत्तर काल में ये सांचे लगभग, यानी कि 3 सदियों तक तो ये थे पक्की मिट्टी के सांचे जो थे सिक्के बनाने के लिए। लेकिन गुप्तोत्तर काल की बात करें तो गुप्तोत्तर काल में ये लगभग लुप्त हो। जैसे आज बैंकिंग प्रणाली है कि लोग जाते हैं और बैंक से पैसा लेके आ जाते हैं, लेकिन उस समय में तो ऐसा नहीं होता था। लोग क्या करते थे, अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी बड़ी फातर से जमा कर रखते थे, क्योंकि उस समय में सब था, वो लोग बहुत ज्यादा क्या करते थे। आजकल तो लोग बैंक में जमा कर देते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीजें, पॉलिसीज है, कहीं पर भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उस समय में लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, अपने पैसों को बचाने के लिए मिट्टी और कांसे का बर्तन का उपयोग करते थे, जिनमें बहुत इकट्ठा करके जमा करके रखते थे, ताकि मुसीबत के दिनों में वे उस पैसों का उपयोग कर सके। क्योंकि उस समय बैंक वगैरह नहीं था ना, वो कैसे लोन ले सकते थे, है ना। इसलिए वो लोग बर्तनों में अपने पैसों को जमा करके रखते थे। दूसरा आता है निधियां। निधियों का मतलब होता है फंडिंग, यानी कि बहुत सारी ऐसी निधियां होती थी जिसमें भारतीय सिक्के न केवल 2 में संग्रहित थे,
जी, यानी कि भारत के अंदर जो सिक्के थे वो कई सारे विदेशी सिक्के भी मिले हैं। विदेशी टकसालों में ढाले गए भारत के अंदर ही विदेशी सिक्के भी बनाए जाते हैं, तो कहा जाता है, जो कि हमें देश के अनेक भागों से मिले हैं। यानी कि भारत के अंदर केवल हमें भारतीय सिक्के ही नहीं, देश के कई अन्य भाग्य से विदेशी सिक्के भी 10 लोगों से अधिक सिक्के भी हमें भारत से मिले हैं। ये जो निधियां होती है अधिकतर अधिकतर कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, मद्रास, इन सभी के संग्रहालय में ये सिक्के आज भी सुरक्षित है। बहुत से भारतीय सिक्के हमें नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के संग्रहालय में भी देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि जब ब्रिटेन ने उसने भारत पर लंबे समय तक शासन किया, इससे ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी और सार्वजनिक संग्रहालय में बहुत सारे सिक्के ले गए थे। यानी कि ब्रिटेन जो था उसने भारत पर काफी समय शासन किया, तो ब्रिटेन के संग्रहालय में भी बहुत सारे भारतीय सिक्के मिल गए, क्योंकि वो भारत से काफी सारे सिक्के ले गए थे। प्रमुख राजवंशों के सिक्कों की सूचियां, अगर हम बात करें तो हमें भारत के अंदर अलग अलग राजवंशों के सिक्के मिलते हैं। यानी कि जिस प्रकार के राजवंश आते हैं उस प्रकार के भी अपने अपने सिक्के चलाते हैं। किसी के धातु के थे, किसी के कांसे के थे, किसी के तांबे के, किसी के टीन के, किसी के सोने के, सबके अलग अलग सिक्के थे। कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम की बात करें और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम की बात करें, तो यहाँ पर हमें ऐसे सिक्कों की सूचियां उपलब्ध है कि मतलब सिक्के तो हैं, उनके साथ में सूचियां भी मिली हुई है कि ये किस समय में, किस समय का सिक्का है, कौन से राजा का सिक्का है। ऐसे सिक्के हमें कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मिले हैं। लेकिन बहुत सारे सिक्कों की सूचियां बनाना, प्रकाशित करना अभी बाकी है। यानी कि कई सारे ऐसे सिक्के हैं जिनमें ये मिले तो हैं, पर इनको यह नहीं पता लगाया जा सकता कि ये किस समय के हैं, किस राजा के तहत प्रकाशित किए गए थे। यानी कि ये काम अभी भी बाकी है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आहट सिक्के। आहट सिक्के जो है, ये सबसे प्राचीन सिक्के आहट सिक्कों को माना जाता है। इनको पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। ये चांदी और तांबे के होते थे। आहट सिक्के में बहुत कम सिक्के होते थे, सोने के होते थे। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ये बड़े दुर्लभ और प्रामाणिकता संदिग्ध, यानी कि आहट सिक्के जो थे चांदी और तांबे के होते थे, और कुछ बड़े दुर्लभ मात्रा में हमें सिक्के जो है आहट सिक्के वो सोने के भी मिलेंगे। पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के और आहट सिक्के एक ही होते हैं। ये सबसे प्राचीन सिक्के होते हैं और ये चांदी और तांबे के। आहट सिक्के होते थे ये भारत के प्राचीनतम सिक्के होते थे। उन पर केवल, और आहट सिक्कों को ना थोड़ा समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इनके ऊपर ना कुछ लिखा नहीं हुआ था। इनके ऊपर केवल कोई चित्र बने थे, प्रतीक, और प्रत्येक चित्र को अलग से अंकित किया गया। ऐसे सिक्के पूरे देश में तक्षशिला से लेकर मगध तक और मगध से मैसूर तक और सुदूर से दक्षिण तक मिले हैं। इन पर कोई भी शब्द या फिर लेख अंकित नहीं है। हमने आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ प्रतीक मिले, पर बाद के सिक्कों पर राजा और देवताओं के नाम, तिथियों का भी उल्लेख है। यानी कि प्रारंभ में जो आहट सिक्के मिले हैं उन पर तो कुछ प्रतीक है, लेकिन बाद के जो आहट सिक्के मिले हैं इन पर राजाओं का, देवताओं का नाम और तिथियों का भी उल्लेख है। इन सिक्कों की उपलब्धि इनके स्थान बताते हैं, और ये बताते हैं कि ये सिक्के कहाँ पर प्रचलित थे। इस प्रकार के सिक्कों का आधार कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण। इस प्रकार के सिक्कों से हम बहुत सारे राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। उन हिंदी एवं शासकों के इतिहास का भी हमें इन्हीं सिक्कों से ज्ञात होता है, जो कि उत्तर भारत में अफगानिस्तान से आए थे, जिन्होंने ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में, पहली सदी में यहाँ पर शासन किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है भारत की यूनानी सिक्के। भारत के यूनानी सिक्के, भारतीय यूनानी और हिंदी एवं सिक्के जो है वे सभी चांदी और तांबे के हैं, और कई कई सोने के भी हैं। भारतीय यूनानी सिक्कों पर बहुत सारी सुंदर सुंदर कलात्मक आकृतियां देखने को मिलती है। ये सिक्के जो होते थे ना, इनके मुख्य भाग जो होता था, यानी कि आगे की तरफ इन पर राजा की तस्वीर होती थी, आकृति होती थी, और इनके पीछे की तरफ देवता की कोई मूर्ति बनी होती थी। ये यूनानी सिक्के होते थे। इन सिक्के से हमें शक, पर्शियन राजाओं के बारे में पता चलता था। जो यूनानी सिक्के होते थे उनसे हमें शक और पर्शियन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती थी, जिनके बारे में हमें अन्य किसी भी स्रोत से हमें शक और पर्शियन राजाओं की जानकारी नहीं मिलती थी, वो हमें यूनानी सिक्कों से ही मिलती थी। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कुषाण कालीन सिक्के। कुषाणों के जो अधिकतर सिक्के होते थे वो सोने के होते हैं, कुछ तांबे के भी होते थे। और ये जो कुषाण सिक्के हैं ये उत्तर भारत के बहुत सारी जगहों से पाए गए हैं। इन कुषाण सिक्कों पर भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। शुरुआत से ही भारतीय प्रभाव इन पर दिखाई देता है, जैसे कि विलियम विलियम कर्फिसस है, इनके सिक्के जो मिले इन पर बैल के पार्श्व में खड़े शिव की आकृति मिली है, उसका चित्र मिला है, और इन सिक्कों पर एक लेख मिला है जिसमें राजा ने अपना उल्लेख
महेश्वर अर्थात शिव के भक्त के रूप में किया गया है। यानी कि इन सिक्कों पर एक लेख है जिसमें राजा है उसका नाम महेश्वर और शिव भक्त के रूप में उल्लेख किया गया। गणेश को भी शकर वासुदेव सभी सिक्कों पर हमें ऐसा ही लेख देखने को मिलता है। कुषाण के शासकों पर दिखाई गई आकृतियां। कुषाण के जो सिक्के हैं यानी कि जो कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के हैं इन पर कौन कौन सी आकृतियां फारसी ईरानी और फारसी और यूनानी देवी देवता देखो। फारसी और यूनानी देवी देवताएं और अनेक भारतीय देवी देवता हमें कुषाणों के सिक्कों पर मिलते हैं। नेक्स्ट आता हमारे गुप्त काल में सिक्के। गुप्त शासकों में अधिकतर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे, लेकिन सोने के सिक्के बहुत ज्यादा संख्या में हमें गुप्त काल से मिलते हैं, इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सिक्कों के टंकन के मामले में गुप्त वंश के राजाओं ने कुषाणों की परंपरा का अनुसरण किया। यानी कि सिक्कों को बनाने का तरीका कुषाणों का और जो गुप्तों का था वो एकदम सेम था। तो ऐसा माना जाता है कि गुप्तों ने ये परंपरा कुषाणों से ही ली। उन्होंने अपने सिक्कों को पूरी तरह से भारतीयकरण कर दिया था। सिक्कों के मुख भाग पर राजाओं का सिंह, गैंडे का शिकार करते हुए धनुष और परशु पकड़े हुए कोई वाद्य यंत्र बजते हुए अथवा अश्वमेध गिरते हुए दिखाए। यानी कि सिक्कों का जो गुप्त काल के जो सिक्के हैं उनके जो मुख्य भाग है वहां पर राजाओं को सिंह या गैंडे का शिकार, उस पर एक राजा की आकृति है, वह सिंह और गैंडे का शिकार कर रहा है, धनुष या परशु पकड़े हुए है और वह ऐसा लग रहा है कि कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है या फिर अश्वमेध करेगा। यानी कि इस प्रकार की आकृति गुप्त काल के सिक्के पर। रोमिला थापर जो है इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है भारत का इतिहास, जिसमें इन्होंने लिखा है कि गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, लेकिन धातु की शुद्धता के थे, परंतु इनके जो स्वर्ण सिक्के थे वो इतने शुद्ध नहीं थे जितने कि कुषाणों के थे। गुप्त शासकों के स्वर्ण मुद्राओं से अधिक उत्कृष्ट है। सिक्कों से आर्थिक इतिहास पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश करते हैं, क्योंकि सिक्कों का काम दाम, दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूर के भुगतान में यानी सिक्कों से ये सारे काम होते हैं। इसलिए सिक्कों से हमें वहां के आर्थिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारी और स्वर्णकारों की श्रेणियां, व्यापारिक संघों ने अपने बहुत सारे सिक्के चलाए, जिसमें शिल्पकारी, व्यापार, इन सभी की अर्थव्यवस्था का पता चलता है। यानी कि राजा इनको अनुमति देता था और व्यापारी और जो स्वर्णकार थे इन लोगों ने अपने सिक्के चलाए थे। इससे पता चलता है कि लोग इतने अमीर होंगे तभी तो अपने सिक्के चला पाए। हाँ, आम व्यक्ति तो अपने सिक्के नहीं चला सकता ना, तो कुछ अमीर तो इनकी उन्नत अवस्था का पता चलता है। सिक्कों के सहारे बहुत सारी बड़ी मात्रा में लेन देन सब हुए, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अगर हम सिक्कों की बात सबसे ज्यादा सिक्के मौर्योत्तर यानी कि सबसे ज्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जिसमें शीशा, प्लेटिन, तांबे, धातु, चांदी और सोने के। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल में बहुत कम सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के थे, गुप्तोत्तर काल से हमें काफी कम सिक्के प्राप्त होता है। काफी कम गुप्तोत्तर काल से होता है, सबसे ज्यादा हमें मौर्य काल से होता है। इससे इन सिक्कों सिक्के जो हमें मिले हैं उससे पता चलता है कि व्यापार और वाणिज्य मौर्योत्तर गुप्त काल में खूब बना था। गुप्तोत्तर काल से प्राप्त कम सिक्के उन दिनों की व्यापार वाणिज्य शिथिलता को दर्शाते हैं। सिक्कों पर अंकित राजवंशों के नाम, देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेखों से तत्कालीन कला और धर्म पर यानी कि सिक्कों से हमें राजवंशों के नाम, देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक, लेख, कला, धर्म इन सभी के बारे में जानकारी भी हमें सिक्कों से मिलती है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।